जय मसीह की एवरीवन। मैं हूं आरची। आज हम करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसमें दो बुक्स हैं। तो इंडियन इकोनॉमी जो बुक है उसका जो है चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो चैप्टर का नेम है ना वही सजेस्ट कर रहा है कि हम देखेंगे इंडियन की जो है इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया की जो है इकोनॉमी को देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंस की ईव पर यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद के समय में या फिर उसके आसपास के समय में कैसी थी। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद के समय में हमें देखना है। ठीक है, तो अगर जो हमारा इंडिपेंडेंस है उसके बाद के समय को हम देखेंगे तो उसके पहले का भी थोड़ा सा हमें एक नटशेल लेना पड़ेगा। तो उस चीज को भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा अब हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है यानी कि जो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो पूरा अर्थव्यवस्था इसमें हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे कि इंडिया के पास कैसी जो है जीडीपी थी या फिर कैसा पर कैपिटा इनकम था। सिर्फ जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है वो बेस्ड होता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अगर मेरी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है तो इट मीन्स मेरा हेल्थ सिस्टम भी अच्छा होगा एज वेल एज मेरा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसा रहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस जो है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स चलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, क्या था उस समय में इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा था, क्या इंडिपेंडेंस से आज हम मनाते हैं कि अबाउट 80 ईयर्स होने वाले हैं 2-3 साल में, तो क्या हम देखते हैं कि सच में 80 साल के बाद कुछ डेवलपमेंट हमारे पास है या फिर नहीं। तो इस चैप्टर के साथ अब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या था कि जो इंडियन इकोनॉमी थी ना उसके ऊपर क्या था। आपको मालूम है इंडिपेंडेंस मिला हमें कब मिला, 15 अगस्त को मिला और 1947 को मिला। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं 14 अगस्त को मिला था, डिक्लेयर हुआ था, तो वो सारी बातें बाद में। जस्ट ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 चलता है, तो हम उसी डेट को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी, सबको मालूम है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि आज अंग्रेज छोड़कर अगर चले गए, कहते हैं कि 200 साल वो हमारे ऊपर उनका जो है राज रहा। ठीक है, उन्होंने इंडियंस के ऊपर एज अ जो है एज अ गवर्नमेंट काम किया इंडियंस के ऊपर। देखो कितनी बड़ी बात है ये। हमारा इंडिया, इंडियंस जो है लोग हैं, लेकिन ब्रिटिश जो इंग्लैंड से लोग आए थे वो लोग इंग्लैंड से थे। ठीक है, तो इंग्लैंड से वो लोग आकर हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारी गवर्नमेंट उनकी थी, उन लोगों की गवर्नमेंट हमारे ऊपर राज कर रही थी। तो उस चीज को हम देखेंगे कि जैसे ही उनसे हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है, वो लोग अपने रूल्स लाए थे, अपनी रेगुलेशंस थी उनकी। ठीक है, कैसे उनको किसको क्या चीज़ देनी है वो सब कुछ वही डिसाइड करते थे। ठीक है, कैसा आना चाहिए इकोनॉमी में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ वही संभाल रहे थे। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट संभालती है, सेम उनका रोल था। ठीक है, और वो पूरा डिक्टेटरशिप अपना चला रही थी, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे था और कहीं ना कहीं जो है एक्सप्लॉइटेशन हमारे देश के लोगों को सहनी पड़ रही थी। उस समय में ऐसा भी था कि एजुकेशन इतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से हमारे लोग जो है अवेयर भी नहीं थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस वो कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी बातें बाद की हैं, हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं हुआ था कि जिस दिन हमें आजादी मिल गई, आज अब भारत को ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है यू आर इंडिपेंडेंट, वो छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त को आजादी मिली और 16 अगस्त को हमारा देश पूरा एकदम बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे टाइम लगा, बहुत टाइम लगा हमें धीरे 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 ट्रैक पर आने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश में सब कुछ एकदम कचरा ही कर गए थे, एकदम बेकार ही कर गए थे। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी हमें अब इस चैप्टर में पता चलेंगे कि वो पॉजिटिव चीजें भी कौन सी हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्या छोड़ के गए। ठीक है, तो 16 अगस्त को मैंने बोला ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हो गया था एकदम से, तो धीरे धीरे हुआ सब कुछ। हुआ क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने कॉलोनियलाइज्ड कर दिया था, हमें क्या कर दिया था,
कॉलोनियलाइज्ड। हम लोगों को कॉलोनियलाइज्ड का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अपनी जो है बात मनवाना, उनको एनस्लेव कर लेना, उनके ऊपर अपना राज चलाना, ठीक है। तो हम लोगों के ऊपर कॉलोनियलाइजेशन हो रही थी, ठीक है, कॉलोनियलाइज्ड कर दिया गया था हमें, और हमारे ऊपर वो अपना शासन चला रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ था इस कॉलोनियलाइजेशन में, जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने सारे के सारे सेक्टर्स, देखो हम जो है इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक प्राइमरी, ठीक है, देन हम पढ़ते हैं सेकेंडरी, एंड द थर्ड हम पढ़ते हैं टेरिशरी। तो ब्रिटिशर्स ने ना इन तीनों के तीनों सेक्टर्स पे, ठीक है, वैसे तो उस टाइम में टेरिशरी सेक्टर इतना था भी नहीं, ठीक है, इसमें सारा कम्युनिकेशन और ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का था, इतना नहीं था, लेकिन बेसिकली इन दो पर हम कहेंगे कि अपना पूरा का पूरा हक बना लिया था, ठीक है। कैसे बनाया था उसको हम देखते हैं। अब क्या करा था उन्होंने, सॉरी, तो उसमें आता है हमारे पास, देखो प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, एज वेल एज जो हमारा मैंने बोला कि सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, उनके साथ क्या करा वो सारा अब हम देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैंने बोला कि सारे सेक्टर्स को उसने एक्सप्लॉइट कर रखा था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर रखा था, ठीक है। तो जितनी भी खेती बाड़ी का काम हो रहा था, आज भी हम कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पैमाने पर होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पर किया जाता है। तो सपोज करो कि आज से तकरीबन 80 साल पहले वो कितना ज़्यादा किया जाता होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी उस समय पे कि लोग अपना जो वर्क है वो एग्रीकल्चर के अलावा किसी और सेक्टर में या फिर किसी और जो है फील्ड में शिफ्ट कर पाए, ठीक है। तो हुआ क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले ब्रिटिशर्स देखो आए यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने देखा कि इन लोगों को खेती आती है। उन्होंने क्या करा, दो जो है कंसेप्ट समझो आप। सबसे पहले एक जमींदार और एक टिलर, ठीक है, देखो जमींदार और एक टिलर, ये दो बंदे हैं, देखो ये जमींदार है, ठीक है, और ये टिलर है, ठीक है। इसको आप पेट मोटा कर देते हैं क्योंकि ये जमींदार है, ठीक है, और ये बेचारा सूखा सा टिलर है ये, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये जो जमींदार है ना, दिस इज जमींदार जेड से, ठीक है, और ये टिलर है टी से। तो जो जमींदार है ना, इसने क्या करा, इसको ना गवर्नमेंट ने जमीन दे दी, बोला 10 एकड़ ले लो, 20 एकड़ ले लो, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पर दे दी, 100 एकड़ भी दे दी सपोज करो, ठीक है, और बोला कि हमें तुमसे इस 100 एकड़ जमीन में से, ये लो इसको 100 एकड़ जमीन मिल गई, 100 एकड़, और गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि हमें तुम्हारी 100 एकड़ जमीन से सिर्फ और सिर्फ ₹1000 का टैक्स चाहिए, ठीक है, तुम इस पे उगाओ कुछ भी जो मर्जी करो, लेकिन हमें तुझसे इतना 1000 चाहिए ही चाहिए। तो इन जमींदारों ने क्या किया, इन्होंने खुद इस पे खेती नहीं की, इन्होंने टिलर्स रख लिए, आगे कुछ फार्मर्स रख लिए, उनको ये जमीन दे दी और बोला कि इस पे खेती करो, ठीक है। इस पे वो जो टिलर्स हैं वो लोग इस पे खेती कर रहे हैं, पर देखो जमींदार तो फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है, जमींदार जो है वो फिक्स्ड अमाउंट देता था, लेकिन जो टिलर्स हैं वो क्या करते थे, उनसे जमींदार ज्यादा लेता था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी जमींदार के ऊपर कि वो कितना लेगा या फिर कितना नहीं लेगा। तो देखो जो टिलर है वो तो बेचारा पिस गया ना इस चीज में। तो क्या होता था कि जमींदार ने उसको खेत दे दी टिलर को, टिलर जो है उसके ऊपर अपना आराम से कुछ भी उगा रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है बेचारा, लेकिन एंड में उसके साथ क्या हो रहा है, जो जमींदार है वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट देके निकल लिया, गवर्नमेंट के हाथों से निकल लिया, लेकिन जो बेचारा टिलर है उससे वो जितना मर्जी ले रहा है, चाहे टिलर के पास अपने खुद के खाने के लिए भी जो है, जो भी उसने उगा रखा है वो बचे या ना बचे, उसके पूरे साल के सर्वाइवल के लिए वो बचे या ना बचे, ठीक है, कुछ भी उसको मायने नहीं रखता था जमींदार को, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो इधर थोड़ा सा ज्यादा ही मैं चली गई, इसमें ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना देखो कि जो टिलर है उसने जमींदार को वो जमींदार का आगे बंदा है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश है उन्होंने जमींदार को ज्यादा जमीन दे दी, और ये जो जमींदार है ना इन्होंने क्या करा है, टिलर्स रख रखे हैं और अपने नीचे लोग रख रखे हैं। तो क्या किया इन्होंने,
देखो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर है एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, देखो लैंड रेवेन्यू बेसिकली ये क्या रहेंगे, जो टैक्स ले रहे हैं ये क्या है, एक रेवेन्यू है ना, और लैंड के लिए ले रहे हैं ना, लैंड दिए ना तुम्हें, उसमें खेती करो जो मर्जी करो, वो गवर्नमेंट को कोई जो है मतलब नहीं है, लेकिन उसमें टैक्स टैक्स जो है, सॉरी, जो टैक्स है वो लेना ही लेना है। ठीक है, तो यही चीज हो रही है, लैंड के लिए जो है रेवेन्यू ले रही है। ठीक है, तो ये इस सिस्टम को क्या बोलते थे, जमींदारी सिस्टम, क्योंकि कितने सारे ये जमींदार जो है उन्होंने जो है अलॉट कर दिए हुए थे। ठीक है, तो जमींदार ओनर्स ऑफ लैंड, ठीक है, जमींदार जो थे उनको जो है लैंड दे दी गई थी। ये असल में जमींदार जो थे ये लोग धरती के मालिक थे। ठीक है, लैंड के मालिक थे। ठीक है, और इनको क्या होता था, पेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट, ये फिक्स्ड अमाउंट देते थे, लेकिन दे कैन एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम टिलर्स, दे वर फ्री। ठीक है, इनको पूरी आजादी थी कि ये जितना चाहे उतना जो है टैक्स जो है वो टिलर से ले सकते हैं, इनको पूरी आजादी थी, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, जमींदार इनसे इतना ज्यादा ले लेते थे कि इनके पास जो ये टिलर्स हैं, ये बेचारा ये जो सूखा सा है, ये आगे बेचारा पतला है, तो ये क्या करता था, इसके पास सर्वाइवल अमाउंट भी नहीं बचता था। ठीक है, और ये जो जमींदार थे, देखो अगर हम खेती करेंगे तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स लाने की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या उसमें खेती में लगेगा, बीज भी लाने हैं, उसमें खाद भी डलेगी, तो कुछ भी नहीं देते। जमींदार कहते थे जो तेरा खर्चा है तो खुद ही कर ले, तो बेचारा कहाँ से करेगा। जबकि होता ये था कि ये जो है पैसे भी ले लेता था, कुछ करता भी नहीं था, और ये पूरी अय्याशी की जो है जिंदगी जीता था, और इसका पेट मोटा होता रहता था, और ये बेचारा अपने खुद भी भूखा सोता था और बच्चों को भी भूखा ही सुला देता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस हो रहा था इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ क्या हो रहा था। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रखी थी। वो गड़बड़ी ये थी कि जो इंडिया है, देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का जो हाथ का काम है, हैंडीक्राफ्ट्स है ना, उसकी जो एक छवि थी यूरोप के मार्केट में और पूरे के पूरे फॉरेन जो है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एक रेपुटेशन थी, क्योंकि बिल्कुल हाथ का काम होता था। आज भी आप देखोगे कि इंडिया के जो कारीगर है उनका काम मतलब बहुत परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो वैसा ही होता था तब भी। और हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने तो हमारी मार्केट जो थी उसको खराब करना था, हमारे लोगों को तो उन्होंने बढ़ने ही नहीं देना था। उन्होंने क्या किया, ऐसी पॉलिसीज ले आए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तहत, जिससे कि हमारा मार्केट जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे, देखो क्या किया उन्होंने, हैवी ड्यूटी, पहले ये देख लो, इंडिया हैड वेल नोन रेपुटेशन ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इन आईटीएल मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अच्छी रेपुटेशन थी। क्या हुआ, हैवी ड्यूटी टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। क्या किया उन्होंने कि ठीक है आपको बेचना है सामान, आप बेचो। क्या किया, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी टैक्स लगा दिया एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्ट्स कौन से, जो हैंडीक्राफ्ट या फिर जो भी फिनिश्ड गुड्स आपको बाहर के मार्केट में भेजना है। ठीक है, एक्सपोर्ट बाहर। ठीक है, एक्सपोर्ट समझते हो ना, कि अपने देश से बाहर की किसी भी कंट्री में कोई सामान भेजना, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो जो भी आपको फिनिश्ड गुड कुछ भी एक्सपोर्ट करना है बाहर, तो उसके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो भी हम बाहर फॉरेन कंट्री में कोई सामान भेज रहे थे, चाहे वो कोई मैट्स हैं, चाहे किसी भी तरह का वो कोई वुडन क्राफ्ट है, कुछ भी है, तो उसका रेट फॉरेन मार्केट में भी अब लोग ज्यादा लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ही टैक्स इतना देना पड़ गया तो उस चीज का रेट बढ़ गया, जिस वजह से कि फॉरेन मार्केट में क्या हुआ, उसका डिमांड जो है वो कम हो गया और धीरे 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 जीरो हो गया। और इस तरह से फॉरेन में, ठीक है देखो, इस तरह से फॉरेन में हमारे इंडिया के गुड्स की जो वैल्यू है वो टोटली जीरो हो गई और वहां पे हमारा मार्केट डिस्ट्रॉय हो गया, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, और जो बाहर से फिनिश्ड गुड्स ला रहे थे, ठीक है, कपड़ा है, कुछ भी है, जो भी उस समय का जो जरूरत का सामान था, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो लोग खुद से ही बनाकर यूज कर रहे थे ना कुछ कपड़ा है, जो है खाने के लिए कुछ भी चाहिए, ठीक है, जैसा भी कुछ भी आप सपोज कर लो उस समय में क्या चाहिए होता होगा, तो सारा कुछ खुद ही यूज कर रहे थे। तो उस चीज को खराब करने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, बाहर के देशों से जो कुछ भी मंगवा रहे थे उनको बोला कि आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है, बाहर की कंट्री से कुछ भी आपको इंडिया में लेकर आना है, स्पेशली ब्रिटेन से, अपनी ही कंट्री से, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, तो वहां से आपको कुछ भी लेकर आना है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो लोग तो बड़े मजे से बिना टैक्स के इधर में क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, और यहाँ पे वो चीज जो है उसका रेट फिर सस्ता होता था,
और हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग जो चीजों को बनाते थे उनका रेट हमारी मार्केट में ज्यादा होता था। इंडिया की बात कर रही हूँ, फॉरेन मार्केट में तो उन्होंने कर दिया तहस नहस, ठीक है। अब इंडिया में क्या करा कि जो बाहर से सामान आया उसका रेट कम है, ठीक है। देखो, जो फॉरेन से आया, जो इंपोर्ट है, उसका रेट कम है, लेकिन जो हमारा सामान है, डोमेस्टिक सामान है, उसका रेट ज्यादा है। तो हमारे लोग क्या खरीदते थे, ये, जिस वजह से फिर से इंडिया के लोगों का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी क्या हो गया, ठप हो गया, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना, चालाक बहुत थे। इंडिया से बहुत सारे तरह तरह का रॉ मटेरियल जो था वो ब्रिटेन में लेकर जाते थे अपने जो है इंडस्ट्रीज को, ठीक है, अपने इंडस्ट्रीज को वो भेजते थे, लेकिन ड्यूटी फ्री, ठीक है। देखो, ड्यूटी फ्री, अपना फायदा सोच रहे हैं आप, इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। थोड़ा सा आराम से शांति से बैठ के इसको दोबारा, इस चीज को 2-3 बार देखना और खुद से नोटबुक पर लिख कर देखना कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स को किस चीज से फायदा होता होगा। तो वही वो कर रहे हैं बस, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने जो ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रीज को कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए होता होगा, चाहे आयरन है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे माइंस थे उस समय में, और बेसिकली वो ज्यादातर जो है आयरन ही लेती थी, लोहा लेती थी, उनको बाहर जो है मशीनरी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल वो लेकर जाते थे। तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरे के पूरे जो है हमारा डोमेस्टिक मार्केट था, एज वेल एज हमारा, दो तो चीजें करते थे उस समय में हमारे इंडियंस, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारे पास, एक एग्रीकल्चर था। तो आपने देखा दोनों को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में एज वेल एज हमारा डोमेस्टिक, हमारे घर के मार्केट में, यानी कि इंडिया के मार्केट में भी तबाह कर दिया था अपनी पॉलिसीज से। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स लगे थे बेचारे, वो भी परेशान, ठीक है। तो टोटली सारे इंडियंस परेशान थे। तो अब हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, कौन से फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में थे, ठीक है, क्या क्या चल रहा था, ठीक है, कैसी ग्रोथ थी, कैसी पर कैपिटा इनकम थी, कैसी अनएम्प्लॉयमेंट था, क्या सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये है पार्ट 1 इस वीडियो में, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा है, ठीक है। पार्ट 2 में वी विल बी कंटिन्यूइंग इट्स फीचर्स, और उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि और क्या क्या चीजें करी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में, और फिर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम सीबीएसई ने भी डाला था, वो वाला भी हम कवर करेंगे। 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, आई थिंक 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो उस चीज को भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि इन सारी चीजों को रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। और अगर यू वांट नोट्स, आपको चाहिए कि नोट्स चाहिए इन चीजों के, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें नोट्स। आई विल, मैं देखूंगी कि कैसे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो मुझे यूट्यूब पर ही डालने होंगे कम्युनिटी में तो वैसे भी ठीक है, या अदरवाइज मैं आपको इंस्टाग्राम पे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, रिवाइज करना मत भूलिएगा, और पार्ट 2 में हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।